हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी को जय श्री श्याम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सविता क्लासेस 1992। जैसे कि आप वीडियो में टेक्स्ट से देख पा रहे हैं, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ मर्डर इन द कैथेड्रल, जो एक हिस्टोरिकल प्ले है। ये वर्क है टी.एस. इलियट के द्वारा, जो न सिर्फ एक प्ले है बट ये एक, आप ये मान सकते हो कि जो एक हिस्टोरिकल घटना हुई थी, जो आर्क बिशप थॉमस बैकेट को असैसिनेट कर दिया गया था। देखो, आप उनको मतलब ये नहीं कह सकते कि उन्होंने खुद से ही मर्डर किया गया, असैसिनेट कर दिया गया था एक तरीके से, कि बर्बरता से मरवा दिया गया था उनको, है ना। और देखो, जब भी कोई मर्डर पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से होता है तो हम उसको असैसिनेशन कहते हैं। वेरी सिंपल ट्रिक, असैसिनेशन की स्पेलिंग भी आपके लिए जरूरी हो सकती है। सो पॉइंट अगर ट्रिक से आप याद करना चाहो, सो SSI नेशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फुल टाइटल क्या है इस वर्क का? मर्डर इन द कैथेड्रल। जो कैथेड्रल है वो एक चर्च टाइप होता है, बस ये होता है कि चर्च जो है वो बहुत छोटा होता है और कैथेड्रल उसी का बहुत एक भव्य रूप होता है, बड़ा जो होता है, विशाल का काफी आकार में बड़ा होता है। प्ले राइट, यानी ये प्ले किसने लिखा था? टी.एस. इलियट के थ्रू लिखा गया था। ये इलियट का बर्थ हुआ था 1888 और डेथ हुई थी 1965। ये जरूर याद रखिएगा, इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये एक पोएट लॉरेट भी हैं, 1948 में मिला था। 1935 में लिखा गया था कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में, और पब्लिश भी हुआ था 1935 में। ये एक पोएटिक प्ले है, या वर्स प्ले भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ज्यादातर लाइंस है वो पोएटिक राइमिंग में है ना, पोएम टाइप में है। लिटरेरी पीरियड इसका क्या है? मॉडर्निज्म है। और जॉनर की बात अगर हम करें तो ये क्रिश्चियन ट्रेजेडी है ना। जो आर्क बिशप है वो क्रिश्चियन रिलीजियन में काफी बढ़िया पोस्ट होती है, रिलीजियसली वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, तो ये एक ट्रेजेडी है। सेटिंग कहाँ है? कैंटरबरी, इंग्लैंड में ही, दिसंबर 1170 का, जब आर्क बिशप जो थॉमस बैकेट है कैंटरबरी के, वो वापस आते हैं फ्रांस से 7 साल का एग्जाइल पूरा करके, ठीक है। 2 पार्ट्स में है, यानी 2 एक्ट प्ले है। एक इंटरल्यूड है जो उनको अलग करता है। इलियट का जो ये प्ले है वो एडवर्ड ग्रिम की एक आई विटनेस वर्क जो उनका है, बैकेट का असैसिनेशन, उस वर्क पे ये बेस्ड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? ये है असैसिनेशन ऑफ आर्क बिशप थॉमस बैकेट, जो कैंटरबरी के कैथेड्रल में होता है। जो ये कैथेड्रल है ये कहाँ पर है? कैंटरबरी में। और ये कब होता है? ड्यूरिंग द राइन ऑफ हेनरी टू, 1170 में हेनरी टू के शासन के दौरान ऐसा होता है। थीम्स क्या है? ओब्वियसली सेक्रीफाइस है रिलीजियन के लिए, मार्टिरडम कुर्बानी है, रिजेक्शन ऑफ वर्ल्डली टेम्पटेशंस का, जो उन्होंने सांसारिक इच्छाएं थी, सांसारिक कोई भी जो चीज उन्हें लुभा सकती थी, उनका दमन किया है इसमें, ठीक है। कैरेक्टर्स की बात अगर हम करें तो कैरेक्टर्स में थॉमस बैकेट सबसे पहले कैंटरबरी के। कोरस है ऑफ वीमेन ऑफ कैंटरबरी, ये एक कॉमन जो लेडीज होती हैं उनका एक ग्रुप है जो रिलीजियस फीलिंग से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। 3 प्रिस्ट हैं जो कैथेड्रल में आर्क बिशप को असिस्ट करते हैं। 4 टेम्पटर्स हैं जो बीच बीच में अपने लुभावने उससे कहते हैं कि भाई उसका माइंड चेंज करना चाहते हैं, आर्क बिशप का, बैकेट का। 4 नाइट्स हैं जो राजा के लिए काम करते हैं, हेनरी टू। एंड एक माइनर कैरेक्टर है मैसेंजर का, आई थिंक इट्स हेराल्ड। जो थॉमस बैकेट है, कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको पता होना चाहिए। जो थॉमस बैकेट है वो आर्क बिशप है कैंटरबरी के। इनको 2 पोस्ट दी थी राजा ने,
एक चांसलरशिप थी और एक आर्क बिशप थी। तो इन्होंने, जो ये राजा हेनरी टू हैं, इनके साथ पहले तो इनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन फिर इन्होंने चांसलरशिप छोड़ दी और ये थोड़ा सा राजा से परेशान रहने लगे कि जो राजा थे, जो हेनरी टू थे, वो चर्च के मामलों में, कैथेड्रल के मामले में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर करने लगे थे और ये राजा की पॉलिसीज के अगेंस्ट हो गए थे कि भाई आपको इस तरह। तो बेसिकली मतभेद हो गया था। राजा को लगता था कि इनको पॉलिटिकल इश्यूज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और आर्क बिशप को लगता था इनको रिलीजियस जो इश्यूज हैं वहां पे नहीं, इनको बीच में आना चाहिए। तो ऐसे ही मतभेद होते रहे। जो थॉमस बैकेट थे, उन्होंने चांसलरशिप छोड़ के सिर्फ आर्क बिशप की पोस्ट को अपने पास रखा था। थॉमस बैकेट को एग्जाइल दिया गया था, इंग्लैंड से निकाल दिया गया था, है ना, हेनरी टू के द्वारा। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, मैंने आपको पहले ही बताया। पहले वो राजा के दायां हाथ होते थे, बट अभी वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं। बैकेट राजा के जो इम्पोजिशन है, चर्च की पावर पे जो वो प्रतिबंध लगाता है किसी भी तरह के, तो वो उसके अगेंस्ट है। नेक्स्ट है कोरस ऑफ विमेन ऑफ कैंटरबरी। ये रिप्रेजेंट करता है सामान्य लोगों को और उनके डर को, क्योंकि ये जो कोरस है ये बेसिकली जो लेडीज हैं ये अपना स्पिरिचुअल गुरु मानती हैं इनको, और ये सोचती हैं, ये कोरस के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि वैसे तो हम आर्क बिशप के लौट आने पे खुश हैं, बट हम अंदर ही अंदर डर रहे हैं कि कहीं से अगर ये जैसे ये वापस आ गए तो फिर से राजा के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट शुरू ना हो जाए और कहीं राजा इनको मरवा ना दे। एक ग्रुप ऑफ कॉमन विमेन है ये कैंटरबरी से, ये मैंने आपको बता ही दिया, स्पिरिचुअल लीडर मानती है और उसकी सुरक्षा के लिए भयभीत रहती हैं। 3 प्रीस्ट हैं कैथेड्रल के, वो बैकेट के आने का इंतजार कर रहे हैं और वो बैकेट को राजा के नाइट से बचाते भी हैं। जब वो एक बार मारने उनको आते हैं तो वो उनको बचाते हैं। 4 टेम्पटर्स हैं। ये टेम्पटर्स केवल शेडोज हैं, ये रियल ह्यूमंस नहीं है, यानी दीज आर नॉट फ्रॉम मेड अप ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, ओनली शेडोज, ये केवल छाया मात्र हैं। फर्स्ट टेम्पटर जो होता है वो बैकेट को याद दिलाता है कि बैकेट पुराने दिनों को याद करो, वो बहुत अच्छे थे जब तुम्हें एग्जाइल दिया गया, उससे पहले जो समय है उसको याद करो। और कहता है कि राजा के साथ रिकनसाइल, अपने मामलों को सुलझा लो, पैचअप कर लो। सेकेंड टेम्पटर कहता है बैकेट को कि वो चांसलरशिप को वापस ले लें। थर्ड टेम्पलर जो टेम्पटर होता है वो कहता है कि इस राजा हेनरी जो हैं इनके शासन को खत्म करो, वो अपने आप को बैरोन्स के साथ मिला लो और एक कोएलिशन ऐसी कोई चीज बनाओ जो स्ट्रेंथन करे चर्च के हैंड्स को, यानी चर्च की पावर, चर्च को और ज्यादा पावरफुल बनाए। और पोप की जो है अलेक्जेंडर पोप, यहाँ पे जो पोप होता है वो फादर को कहा जाए, मतलब प्रेस्ट, जो काफी बड़ी पोस्ट होती है। नेक्स्ट है फोर्थ टेम्पटर, वो कहता है कि आप मार्टिरडम स्वीकार कर लो, कुर्बानी कर लो, बाकी जो पूरा संसार है वो तुम्हें इस वजह से याद रखेगा। 4 नाइट्स होते हैं राजा के, ये मैंने इनके नाम आपको दे रखे हैं, ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये है कि 4 योद्धा होते हैं ये एक तरीके से जो हेनरी के लिए काम करते हैं। अब आ जाते हैं समरी की तरफ। पार्ट 1 मैंने आपको बताया ये 2 एक्ट प्ले है, बीच में एक इंटरल्यूड है। प्ले शुरू होता है आर्क बिशप थॉमस बैकेट के जब हॉल में आते हैं, वो वापस आते हैं फ्रांस से 7 ईयर एग्जाइल को खत्म करके, 2 दिसंबर 1170। फिर कोरस है वो, ये फोरशैडो, मतलब पहले से ही उनको आगामी प्रतीत हो रहा होता है कि कुछ ना कुछ वायलेंस होने वाला है। 3 प्रीस्ट प्रेजेंट है, इसके बजाय वो खुश हैं। बैकेट 7 साल पहले उनको एग्जाइल दिया गया था क्योंकि पॉलिटिकल और रिलीजियस इश्यू हो गए थे उनके राजा के साथ। प्रीस्ट एंटर करते हैं और ब्रीफली डिस्कस करते हैं नाटक के दौरान कोई एक बढ़िया सा इश्यू। फिर एक हेराल्ड आता है, हेराल्ड यहाँ पे मैसेंजर आता है और वो ये घोषणा करता है कि बैकेट इंग्लैंड वापस आ चुके हैं और जल्द ही कैंटरबरी पहुंचने वाले हैं। अब बैकेट आ जाते हैं।
4 टेम्पटर्स से उनका सामना होता है। फर्स्ट उन्हें कहता है कि राजा से दोस्ती कर लो, सेकंड कहता है कि चांसलरशिप ले लो, थर्ड कहता है कि लिबर्टी के लिए लड़ो, स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए, और राजा के रूल को, ये जो रूल है इसे खत्म कर दो। फोर्थ उसे कहता है कि भाई आप मार्टिरडम स्वीकार कर लो। बैकेट सबको ही मना कर देता है और फोर्थ को तो बहुत बुरी तरह भगाता है डांट के कि भाई तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि चलो शहीद अगर होना भी है तो मैं वो वर्ल्डली फेम यानी सांसारिक प्रसिद्धि के लिए नहीं होऊंगा, अगर मुझे होना ही पड़ा तो धर्म के लिए, नो इश्यूज। प्रिस्ट एक्सप्रेस करते हैं अपने डर को, उन्हें लगता है कि कहीं राजा इन्हें मरवा ना दे, लेकिन बैकेट अनाउंस करते हैं कि नहीं वो यहीं रहेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। सेकंड आता है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड की भी सेटिंग कहाँ पर है? कैथेड्रल में। ये एक सरमन है। यहाँ पे बैकेट जो है क्रिसमस की मॉर्निंग होती है, एक सरमन होता है, उपदेश देना है ना, रिलीजियस बातें करना। क्रिसमस मॉर्निंग 1170 में। क्रिसमस एक दिन है रिजॉइसिंग का भी और मॉर्निंग का भी। यहाँ पे मॉर्निंग है विलाप का, थोड़ा सा दुख होता है। सरमन के एंड में वो कहते हैं ऐसा भी पॉसिबल है कि थोड़े ही टाइम में तुम्हें कोई और एक अनदर शहीद भी मिल सकता है। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 आता है आर्क बिशप के हॉल में ही, कैथेड्रल में, 29 ऑफ दिसंबर 1170 ओनली। 4 नाइट्स आते हैं, अर्जेंट बिजनेस, वो राजा की तरफ से आते हैं ना। वो कहते हैं कि जो बिशप हैं वो बिट्रेयल है, ट्रेटर बताते हैं, उन्हें देशद्रोही बताते हैं, और वो कहते हैं कि भाई आप लॉयल हो जाओ। अटैक करते हैं उस पे, किस पे? थॉमस बैकेट पे। बट जो पुजारी हैं वहां पे 3 वो बचा लेते हैं, जो नाइट्स हैं वो चले जाते हैं। फिर कोरस एक स्पीच देता है कि क्या क्या हुआ। वो दुखी होते हैं, जो कोरस होता है, जो ग्रुप ऑफ फीमेल हैं, लेकिन थॉमस बैकेट उन्हें शांत करता है। जो प्रीस्ट हैं वो उन्हें ये समझाना चाहते हैं कि आप चले जाओ बच के, बट थॉमस क्या करता है? डिसएग्री कर देता है उनसे कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद नाइट्स फिर से आते हैं कैथेड्रल में। प्रीस्ट जो है उसके फ्रंट ईयर्स, सॉरी इट शुड बी डोर्स, प्रीस्ट बार इट्स फ्रंट डोर्स, सामने वाले दरवाजे वो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये मानेंगे नहीं और जो नाइट्स हैं वो उसको मारने आए हैं। बैकेट कहता है कि नहीं, दरवाजे को खोल दो, क्योंकि ये चर्च की गरिमा के खिलाफ है, आप ईश्वर के घर में किसी को भी आने से नहीं रोक सकते। तो नाइट्स एंटर करते हैं और बैकेट को मार देते हैं। कोरस लेमेंट करता है, यानी करुण विलाप करते हैं, वो लोग दुखी होते हैं। इसके बाद जो नाइट्स हैं वो एड्रेस करते हैं ऑडियंस को, वो अपने जो उन्होंने काम किया है आर्क बिशप को जो असैसिनेट कर दिया वो उसको जस्टिफाई करते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि देखो हमने कुछ गलत नहीं किया, ये जो इनका अंत हुआ है इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, अदरवाइज इनको राजा के साथ सुलह कर लेनी चाहिए थी। और जो पॉलिटिकल इश्यूज या जो भी रिलीजियस इनके मामले हैं, जो इश्यूज हैं, उनमें राजा के साथ जो है कंसिलेशन कर लेना चाहिए था एक तरीके से, कि जो इनका आपसी विवाद है उसको खत्म कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे ये प्ले एंड हो जाता है। आई होप आपको अब ये समरी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ आया, कुछ कमी लगी है, तो मुझे कमेंट में बताएं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ये मेरी यूट्यूब जर्नी की बिल्कुल स्टार्टिंग है। काइंडली सपोर्ट एंड एनकरेज। थैंक यू फॉर बीइंग इन द वीडियो टिल एंड। जय श्री श्याम।